चलिए ठीक है। तो आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एंड आज जो है कौन सा टॉपिक करेंगे, जो हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिटेल बताया था, ठीक है, कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन को ही खाली पढ़ा था, ठीक है, रीड किया था। गुड इवनिंग। तो अभी जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के जो है कुछ और प्रॉपर्टीज को आगे डिस्कस करते हैं, जैसे लाइक मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है आज उसमें देखेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो चीजें मैंने बता दिया सेकंड, कि मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन को मैंने करा दिया, ठीक है, वो आप लोगों का हो गया है। अभी बात करते हैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जो कि थर्ड पॉइंट क्या होता है। थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन multiplication of a matrix by a scalar। किसी स्केलर नंबर, एनी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स को। इसके लिए सबसे पहले तो क्या फर्स्ट क्या देखते हैं, इफ ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स आपका डायगोनल रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मैट्रिक्स के लिए ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है किसी स्केलर नंबर से, ठीक है। एंड के इज एनी नंबर then ka is called multiplication by scalar। लाइक एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज a इक्वल है आपका 2 3 4 8 और k इक्वल मैंने दे दिया k इक्वल 5, देन के ए निकालना हो तो 5 टाइम्स ए करोगे 2 3 4 8, और इसका मतलब क्या होता है, और जितने भी एंट्रीज हैं सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये क्या बनने वाला है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, स्केलर बाय स्केलर मींस क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसमें क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे सपोज ए इक्वल है आपका -1 2 3 4 0 1, 2 टाइम्स से निकालना हो तो क्या करा जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, -2 4 6 8 0 2, बस। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स को स्केलर नंबर्स, किसी भी स्केलर, अब वो नंबर डिवाइड में हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, पॉइंट में हो सकते हैं, डजंट मैटर, बस स्केलर होना चाहिए। स्केलर मीन्स कोई भी नंबर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए, पहला के टाइम्स ए प्लस बी करोगे, आंसर के ए प्लस के बी के बराबर आएगा। ए एंड बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, अदरवाइज सम नहीं कर पाओगे। सम करने के लिए मैट्रिक्स का एडिशन कब
एप्लीकेबल होता है जब बोथ मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर। जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करोगे तो के मिलेगा, के का मल्टीप्लाई करोगे तो के ए प्लस के बी के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जो है इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गया, जो बोल सकते हैं कि मल्टिक्स मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर के लिए। अब आता है मेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वही है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक्स का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या चीजें देखना जरूरी रहता है। सबसे पहले उसके लिए कुछ रूल है। हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नॉट गुणा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स आप बोलो कि सर मैंने कोई भी दो मैट्रिक्स उठा लूंगा उसका मल्टीप्लाई कर सकता है क्या, तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ऑर्डर के हैं। पता चला आपने बोल रहा है कि सर सेम ऑर्डर का ले ले, तो नहीं, वो भी नहीं, सेम ऑर्डर के लिए भी ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, प्रीवियस साइड बोलो, ये है क्या, इसमें है बताइए कहां पर कहीं दिक्कत। चलिए आते हैं आगे। सबसे पहले लिखा जाएगा लेट सपोज ए इक्वल ए आई जे m क्रॉस n एंड b इज इक्वल टू b i j n क्रॉस p आर टू मैट्रिसेस सच दैट, इस प्रकार से होंगे। बच्चों ध्यान दो, ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इस प्रकार से होने चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ये रो होता है, ये कॉलम होता है। सच दैट टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू total number of rows of B, then matrix is conformable। ठीक है, मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। बात समझे, क्या कहता है, कोई दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स इस प्रकार से आपको सपोज करने हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी हम बोलेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है कंफर्मेबल होगा, यानी कि डिफाइन होगा, डिफाइन किया जा सकता है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ए बी तभी एप्लीकेबल होगा जब ए कोई मैट्रिक्स है, इसका जो अगर ऑर्डर m क्रॉस n है एंड सेकंड मैट्रिक्स है, उसका मैट्रिक्स ये सेम होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी हो चलेगा। यानी कि क्या मैंने लिखा कि देखा जाए तो ये क्या है, रो, ये कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल हो जाते हैं, तब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाता है और ये जो नया मैट्रिक्स बनकर आएगा सी, और उसका जो ऑर्डर होगा ये बनेगा एम लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि वो मैट्रिक्स एम क्रॉस पी का बनेगा। कहानी एकदम सिंपल है। किसी भी कई बच्चे से ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एनी टू सेम ऑर्डर
सेम जैसे दो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप 2x3 ले रहे हो तो अगले मैट्रिक्स को भी 2x3 लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप दो मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का लेते हो और मल्टीप्लाई करते हो, जरूरी नहीं है कि उसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आप कई बच्चे सोच रहे हैं सर 3x3 का ले लिया, अगर दो मैट्रिक्स है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया तो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये काम करेगा। अगर आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो, यानी कि वो जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टाइप के ले रहे हैं, तब उनका ऑर्डर सेम करोगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी और वहां पर जो है उनका प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स बोले सर एग्जांपल दिखा दीजिए, तो लो बच्चों एग्जांपल देख लो। ए अगर आपका मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया 1 2 3 और 4 1 0 दे दिया, ये ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है बोलो? दो रो है, सेकंड रो और तीन कॉलम है, 2x3 का है। तो अब जो न्यू मैट्रिक्स है, अब सेकंड मैट्रिक्स आपको ऐसे सपोज करने हैं कि उसका कॉलम 3 होना चाहिए, लाइक 1, आपको रो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने 3x2 ले लिया, या तो क्या मिलेगा? 1 2 3, फिर 0 -1 4 और 1 -1 3, ये ले लिया। इसका ऑर्डर बोलो क्या है? 3x3 का है। ठीक है, तो सपोज ए कोई 2x3 का मैट्रिक्स है एंड बी इज अ 3x3 मैट्रिक्स, क्या इनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है? देखो ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन क्या इनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल, इनका जो है मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम्म, और इसका जो कितने बाई कितने का मिलेगा आपको, तो वो जो मिलेगा 2/3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए बी क्या निकलने वाला है। तो ए मीन्स 1 2 3 4 1 0, ये ए है। बी आपका कौन सा मैट्रिक्स है? 1 2 3 0 -1 4 1 -1 3। तो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है ना? लाइक 2x3 का ये मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम होना चाहिए। सेम है, ठीक है, सेम है, हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बच्चों? मल्टीप्लाई करने के लिए ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन दिख रही है, इस फर्स्ट लाइन का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से किया जाएगा, फिर सेकंड कॉलम से किया जाएगा, फिर थर्ड कॉलम से, रो बाई कॉलम से किया जाता है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3। सिमिलरली फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगा? ये आपका 1 इंटू 2, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड, थर्ड एलिमेंट टू थर्ड। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू -1 माइनस का 3। सिमिलरली फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई थर्ड कॉलम, देन क्या मिलेगा आपको? 1 इंटू 3 3 प्लस फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, 1 इंटू 3 3, फिर 2 इंटू 4, इधर आगे बढ़ेंगे उधर नीचे उतरेंगे। ठीक है, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 3 9, ऐसा। सिमिलरली आप नीचे में आओगे सेकंड में जब अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1 0, फिर 4 इंटू 3 12 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 3 0। अब इनको आपको सॉल्व कर लेना है और मैट्रिक्स आपका 2x3 का बनने वाला है। 3 और 1 4 4 4 और ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3 यहाँ पर 12 9 8 8 8 16 17 17 18 19 20
यहाँ पर आने वाला है 7, यहाँ पर आने वाला है 16, ठीक है। तो ये जो है ए बी मिल गया। क्लियर है आप सभी बच्चों को कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चेक करना जरूरी है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के रो, और जो ऑर्डर मिलेगा, जो मैट्रिक्स बनेंगे उनका ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो कितने हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं सेकंड में? 3 है, इसलिए 2x3 का मिलने वाला है। क्लियर है ऑल स्टूडेंट? क्लियर है तो बताओ, तो आगे बढ़े। अब क्या बीए कैलकुलेट किया जा सकता है? बीए, अगर हमको बीए कैलकुलेट करना हो तो देखते हैं। अगर मैं बोलूं बीए कैलकुलेट कीजिए, बीए मतलब बी जो है आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, ए आपका 2x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो नॉट इक्वल हुआ। तो ये जब नॉट इक्वल होता है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बीए इज नॉट मल्टीप्लाई, है ना, नॉट डिफाइंड। बीए जो है डिफाइन नहीं है। तो इससे क्या क्लियर, क्या समझ में आ जाता है? इससे यही चीजें क्लियर होती है कि पहला ए और बी अगर किसी मल्टीप्लाई किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि बीए भी कैलकुलेट। अगर इफ ए बी इज एग्जिस्ट देन may not be BA is exist। जरूरी नहीं कि बी ए भी एग्जिस्ट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप ए बी गुणा करते हो तो इसका मतलब फिर बी ए भी जरूरी नहीं है, बराबर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव होता है ये, ए बी सी करोगे आंसर ए बी सी के बराबर आता है, एसोसिएटिव होता है। बट इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिलेटेड एग्जांपल से। अच्छा, अब सामने वाले ने ये क्वेश्चन कर दिया है कि ए बी अगर एग्जिस्ट है तो बी ए कब एग्जिस्ट होगा? उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या ऐसा होगा जरूरी कि बी ए भी एग्जिस्ट होगा? जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? A, B and BA are exist, then A and B are square matrix, A and B are rectangular matrix, A is square and B is rectangular, B A is rectangular,
and B is square, पांचवा नॉन ऑफ दिस। जल्दी बताइए। ए बी और बी ए इसने कहा एग्जिस्ट है, तब ए और बी जो मैट्रिक्स होंगे उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ बच्चे का जवाब आया है फर्स्ट ऑप्शन, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट करते हैं। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसको इनकरेक्ट करने के लिए तो यही है, तो ये तो एक साइड से है। तो चलिए एक और देखते हैं। अगर हम कोई एग्जांपल दें, सपोज ए बताओ कितने बाई कितने का मैट्रिक्स लिया जाए। 2x3 ले लिया, ठीक है। बी एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया 3, बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3x2 है बच्चों, ठीक है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं, स्क्वायर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके रो और इसके कॉलम जो है अलग अलग है, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। लेकिन इनका देखो ए बी कैलकुलेट किया जा सकता है, ए बी तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जब आप बी ए करोगे तो 2 × 2 तब भी तो एग्जिस्ट हो जाएगा। ए बी जो है आपका 2x2 का बनेगा, क्योंकि ए बी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसके जो है रो, इसका देखिए कॉलम, इसका रो इक्वल हो जाता है, तो ये जो है ए बी एग्जिस्ट हो जाता है। एंड जब आप बी ए करोगे तो बी का ऑर्डर जो है 3x2 मिलेगा, इंटू ए का ऑर्डर 2x3 मिलेगा, तब भी तो मैच कर रहा है ना। यहाँ से ये भी तो एग्जिस्ट हो गया बच्चों। तो ए बी एंड बी एग्जिस्ट हो गया, बट ए और बी दोनों स्क्वायर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ए और बी का मैट्रिक्स से जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, ए और बी दोनों रेक्टेंगुलर ले लिया, ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमेशा रेक्टेंगुलर से लेने से काम थोड़ी होता है, स्क्वायर लेने से भी तो काम हो जाता है। दोनों को 2x2 का रख दो, स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दो, ठीक है। दोनों को क्या रख दो, स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दोगे, तब तब भी तो जरूरी नहीं है होगा। मान लो आपने जो है ऑप्शन इसको चूज कर रहा है कि ए और बी दोनों रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ये जो ऑप्शन है वो हमेशा के लिए होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है ना रेक्टेंगुलर हो। आपने ए को 3x3 ले लिया, बी को 3x3 ले लिया, हो गया ए बी और बी, ये दोनों एग्जिस्ट हो गया, बट दोनों रेक्टेंगुलर तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के ऊपर आते हैं। तीसरा ऑप्शन बोलता है ए कोई स्क्वायर ले लिया, बी कोई रेक्टेंगुलर ले लिया। कोई भी बोल रहा है ए कोई भी स्क्वायर ले लिया और बी को रेक्टेंगल ले लिया, जरूरी थोड़ी है। ए भी अगर आपको स्क्वायर 3x3 ले लिया और बी को आपने 10x10 का ले लिया, कोई दिक्कत है, बट उसका मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना। बात समझ रहे हो? तो ए बी और बी ए को दोनों को एग्जिस्ट कराना है। ए बी और बी ए आर एग्जिस्ट का मीन्स ये होता है कि ए बी भी कैलकुलेट हो गया है और बी ए भी कैलकुलेट हो गया, तो ए और बी के बारे में क्या कहना चाहोगे, वो दोनों क्या होगा जिसका ए बी और बी ए निकलेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला ऑप्शन ए और बी बोलते हैं दोनों स्क्वायर होगा। अच्छा, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट है, देखो ए बी भी एग्जिस्ट है, बी ए भी
हेलो 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 हेलो, आ रहा है अभी साउंड? हेलो 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 हेलो, क्लियर है अभी? हेलो, आ रही है साउंड? एक बार और बता दो। हेलो, चले, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है ना बिल्कुल भी? पहले जैसा हो गया है अभी? चलिए, ओके। कहाँ थे हम लोग? क्या ये क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को कि ए और बी के स्क्वायर लेने से जरूरी नहीं है कि वो, अगर स्क्वायर होगा तो हम रेक्टेंगुलर लेके भी काम चला सकते हैं, रेक्टेंगुलर होगा तो स्क्वायर के भी लेके काम चला सकते हैं, दोनों के केस में ए बी और बी एग्जिस्ट हो जाता है। यहाँ पर बोलता है ए बी और बी एग्जिस्ट है, तो क्या ए स्क्वायर होगा बी रेक्टेंगुलर? जरूरी है? दोनों को स्क्वायर लेने से भी तो काम बन जाता है। जब यहीं से ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो फर्स्ट सा ए भी 2x2 बी भी 2x2, वही तो बोल रहा हूँ। तो ए भी 2x2 ले लोगे, बी भी 2x2 ले लोगे, तो ए दोनों तो स्क्वायर ले, दोनों के केस में एग्जिस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बोलता है नेसेसरी केस है कि ए स्क्वायर लेना पड़ेगा, बी को रेक्टेंगुलर लेना, ऐसा जरूरी थोड़ी है, दोनों को स्क्वायर लेने से काम बन जाता है। यहाँ पर ए रेक्टेंगुलर बी भी, ए भी रॉन्ग हो जाएगा, तो नॉन ऑफ दिस ये जो है करेक्ट होगा। ऐसा इसके बारे में, ए और बी के बारे में एक्चुअल में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ए बी और बी एग्जिस्ट है तो ए और बी के बारे में कौन सा मैट्रिक्स है अपन नहीं बता सकते। कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि अगर ए बी और बी दोनों एग्जिस्ट है तो हम क्या ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं कि हमने कौन सा मैट्रिक्स लिया है? तो बिल्कुल नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ना तो ए के बारे में ना तो बी के बारे में, दोनों स्क्वायर से भी काम चल जाते हैं, दोनों बोथ मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर से भी वर्क करता है। एक स्क्वायर एक नॉन, एक रेक्टेंगल लेंगे तो भी चलेगा, और एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर लेंगे तो भी काम चल जाता है। कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है इसकी कि हमेशा स्क्वायर लेने से काम बन जाएगा। बात क्लियर हुई? इस वजह से हम इसमें बोलेंगे इनमें से कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। सभी बच्चों को क्लियर है, यस या नो? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझ में आ गया सभी बच्चों को कि ए और बी के बारे में पूछ रहा था कि क्या है? क्लियर नहीं हुआ किसी बच्चों को? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन बोला है ए बी और बी ए दोनों निकल चुका है, ठीक है, ए बी भी एग्जिस्ट है और बी ए भी एग्जिस्ट है, ए बी भी निकल चुका है, बी ए भी निकल चुका है, तो वो ऑप्शन बोल रहा है तो देन क्या होगा? क्या दोनों ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है? जरूरी है क्या? ये तो ऑप्शन दिए हमने, ए मैंने 2x3 लिया, बी को 3x2 लिया, ए बी भी निकल जाएगा, बी ए भी निकल जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर था क्या? नहीं। बी स्क्वायर था क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग नहीं हो जाएगा, दोनों बोलता है स्क्वायर ही होगा, सो एक स्क्वायर ही होगा। बात क्लियर हुई? यहां पर ये बोल रहा है दोनों मैट्रिक्स जो है स्क्वायर ही होंगे,
कहाँ जरूरी थोड़ी है, विथआउट स्क्वायर मैट्रिक्स भी लेने से काम बन जाता है। सेकंड ऑप्शन बोलता है अच्छा दोनों रेक्टेंगुलर होंगे, गलत, दोनों को स्क्वायर लेने से भी काम बन जाता है। ये देखिए मैंने ए को 2x2 बी को 2x2 लिया था, तो ए बी भी एग्जिस्ट कर जाएगा, बी ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा, दोनों एग्जिस्ट तो है। लेकिन इस सेकंड ऑप्शन के सेकंड, ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, हमेशा ट्रू होना चाहिए। बात समझ में, हमेशा ये होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं इस ऑप्शन को करेक्ट। लेकिन ये हमेशा तो नहीं हो सकता ना, ऑलवेज ट्रू तो नहीं है, ये भी ऑलवेज ट्रू तो नहीं है, ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गारंटी नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। जब ऐसा होता कि यार हमेशा यही होता, तब मैं बोलता कि ये जो है ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। क्लियर है? हमेशा के लिए तो ट्रू नहीं है ना, किस एक केस के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। देखिए कभी भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन के लिए एक एक एग्जांपल ले लो कंट्राडिक्शन के लिए, कि भैया ये है तो ये हमेशा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 5 लिखा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हो, कौन बता सकता है इसमें? हेंस एक्स की वैल्यू कौन बता सकता है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट अबाउट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए। पक्का श्योर हो? हमेशा तो नहीं होगा ना। तो अभी पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं है, वैसे ही वो क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट था, इतने से काम नहीं बन पाएगा कि अगर मैं बोलूं पहला ऑप्शन x इक्वल 5 तो आप बोलोगे गलत, सेकंड ऑप्शन x इक्वल -5, तीसरा ऑप्शन बोथ ट्रू, चौथा नॉन ऑफ दिस। अब बोलो कौन सा मारोगे? तो बात समझ में आ गई। जब मैंने बोल दिया x की वैल्यू रूट 25 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो है 5 या -5 लोगे तभी इसका स्क्वायर 25 आता है। बात समझे? लेकिन सिर्फ एक केस देने से काम नहीं होता ना, हमेशा एक ही सिर्फ x इक्वल 5 दे दोगे तो काम नहीं होगा। बस यही एग्जांपल्स इसके लिए भी है। इसने सिर्फ ये क्वेश्चन देने से हम नहीं बोल सकते कि वो एग्जिस्ट होगा, उसका अपोजिट भी होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों को रेक्टेंगल लेने से ही काम बन जाएगा, जरूरी नहीं, हम स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसने बोलता है पहले को स्क्वायर दूसरे को रेक्टेंगल, जरूरी थोड़ी पहले को आप रेक्टेंगल ले लो या दोनों को स्क्वायर ले लो। तो ये केस से ये डिस्कार्ड करने का तरीका है कि यानी कि ये हमेशा ट्रू तो नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। इस वजह से हम इनमें से बोलेंगे इनमें से भी, कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, नॉन ऑफ दिस ट्रिक करेंगे। आई थिंक क्लियर होगा, हो गया होगा सभी बच्चों को, समझ में आ गया? यस या नो जल्दी बताओ, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक हो गया तो आगे के प्रोसीजर को हम देखते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? यही सब तो गेट में पूछे जाते हैं, ऐसे ही तो ऑप्शन बच्चे फंसते हैं, ऐसे स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं देता है गेट में। ठीक है पहला, फर्स्ट ऑप्शन कि ए का गुणा अगर आप बी प्लस सी करते हो तो आंसर किसके बराबर हो जाता है, ए बी प्लस ए सी के बराबर आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, पहले दो मैट्रिक्स को एडिशन है, एडिशन करने के बाद उसमें मल्टीप्लीकेशन है किसी भी एक मैट्रिक्स का, हमेशा किसके बराबर आता है, ए बी प्लस ए सी के बराबर आता है, ए बी प्लस ए सी के इक्वल आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग, अगर हमको कुछ पावर कैलकुलेट करनी है, अब इस मल्टीप्लीकेशन सीख चुके तो हम पावर भी करना सीखेंगे। पावर करना हो तो ए की पावर m करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले a लिखेंगे फिर a की पावर m-1 लिखा जाता है, ये रूल होता है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे
कि ए की पावर m माइनस वन इंटू ए, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कभी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की खास बात क्या होती है, ए की पावर m को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, ए डॉट ए की पावर m माइनस वन किया जाता है, ठीक। क्लियर है। क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, खास क्या होती है कि ए बी का गुणा जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये रूल होता है। हाँ, ऐसा कुछ अलग से ऑप्शन देता तो हो जाता। तो अभी फिलहाल के लिए ये तीन ऑप्शन देख रहे हो, ये तीनों जो है आपके लिए काम की चीज है, ठीक है। हमको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर के लिए यहीं पर बता देता हूं। अगर ए स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो आप ए डॉट ए करते हो, ठीक है। अगर पांचवा ए का क्यूब कैलकुलेट करना होता है तो क्या किया जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ये वैलिड नहीं है ना, इसको कैसे लिखा जाता है। हेलो, आवाज आ रही है क्या। हेलो, नेटवर्क गायब हो गया था। हेलो, साउंड साउंड आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है बता रहा था मैं, ए का क्यूब कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाएगा, इसको आप ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं या फिर ए डॉट ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी ए की पावर m माइनस वन इंटू ए लिख सकते हैं। क्या ये वैलिड होगा, यस या नो, क्या ये वैलिड होगा, सही में बताओ क्या ये वैलिड होगी। हमको पता है ए डॉट दो मैट्रिक्स का गुणा का जरूरी नहीं है इक्वल होता है, बट क्या यहाँ पर क्लियर है कि हो पाएगा, देखो मैं दिखा रहा हूं। अभी मैट्रिक्स का ये बताया था, जस्ट बैक आओ। ए डॉट बी डॉट सी को हम ए डॉट बी सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बच्चों, ध्यान से देखो, गड़बड़ी नहीं करो, आराम से समझो। अगर हम देखें यहाँ पर कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है मैट्रिक्स में, तो इसको अगर हम कैसे बना सकते हैं, अब देखो, अब हम सिखाएंगे आपको तीसरा। ए की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए, ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जैसे आप ए क्यू निकालोगे, ए क्यू का मतलब तीन बार ए है ना, ए डॉट ए है, तीन बार ए होता है। तो आप चाहोगे
तो इसको एसोसिएट तो कर सकते हो ना, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, तो ए डॉट ए स्क्वायर बन जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, ए डॉट ए को पहले हल करूंगा इसके साथ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ये बन जाएगा, तो वैलिड हो जाता है। तो ए का क्यूब अगर कैलकुलेट करना हो तो ए डॉट ए स्क्वायर कर लो या फिर ए स्क्वायर डॉट ए करोगे तो आंसर सेम आएगा। मतलब इसकी पावर m है तो उसको a का गुणा a की पावर m-1 से कर सकते हो या फिर a की पावर m-1 का गुणा a से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लाइक ये a का क्यूब निकालना हो तो a डॉट ए स्क्वायर कर लो या फिर a स्क्वायर डॉट ए कर लोगे, आंसर सेम होएगा। हाँ, a डॉट b अगर ये दूसरे मैट्रिक्स के साथ होता ना तब हम नहीं बता सकते थे, ये एक्चुअल में सेम मैट्रिक्स है तो सेम मैट्रिक्स को 3 बार लिख सकते हैं, तो किसी भी दो को आप हल कर लो, a डॉट ए को हल कर चुके हैं, इसको a स्क्वायर बोल दो या फिर इन दोनों को a स्क्वायर बोल दो, इस वजह से ये वैलिड हो जाती है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ था रूल जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो किसके बराबर आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन बताइए, कौन बता सकता है इसका क्या आएगा आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, सोच के देखो। अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, क्योंकि हमको पता है अगर कैलकुलेट करना हो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी को 2 टाइम्स a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगा, ठीक है, तो a का गुणा इसके साथ जाएगा, a डॉट a प्लस बी के साथ जाएगा प्लस b का डॉट इस a प्लस बी के साथ जाएगा। अगले स्टेप में हम इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी डॉट बी स्क्वायर बन गया, तो ये वैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। अक्सर ये दिखाई देता है एग्जाम में कि दो मैट्रिक्स के सम का स्क्वायर करना हो तो क्या ये इसके बराबर होता है, तो नहीं, तो ये हमेशा नॉट इक्वल होता है, ठीक है, ये इसके नॉट इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें जो है सिल्ली सिल्ली मिस्टेक बच्चे कर कर आ जाते हैं एग्जाम में और बोलते हैं कि अरे कैसे रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू,
is true for all n cross n matrices A and B? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी बी। दूसरा ऑप्शन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ ऑप्शन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। चलिए बताइए, ट्राई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस तरह से अप्रोच करना है ये आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए। जिस बच्चे का पांचवा ऑप्शन का कहना है, आइए उन पांचवे ऑप्शन को आज हल करते हैं। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बच्चों? ए डॉट ए माइनस बी प्लस बी डॉट, मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे ही होता है मैट्रिक्स में, नंबर नहीं है जो डायरेक्ट कर दोगे। ए डॉट ए स्क्वायर बनेगा माइनस ए बी बनेगा प्लस बी डॉट ए बी ए बनेगा माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। क्या ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के? ये बीच के क्या खा जाओगे इसको? ए डॉट बी और बी डॉट ए को क्या करोगे भैया? वो दोनों तो अलग अलग चीज है ना। ये जब जीरो होगा तभी तो ये बचेगा, लेकिन ये दोनों सेम होगा तो तभी तो होगा। बट हमको तो पता है ना कि ए बी इन जनरल नॉट इक्वल होता है बी ए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बोलता है ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो। 1 1 1 1 है, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर बी एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया बच्चों, ध्यान से देखो। 2 1 -1 0 है। अगर आप ए बी कैलकुलेट करते हो तो ए बी जब करोगे तो इसके हिसाब से करोगे ना, 1 2 3 1, इसका गुणा इसके साथ करोगे 2 1 -1 0, ऐसे गुणा का ये रो का ऐसा कॉलम से किया जाता है। लेकिन जब आप बी ए करोगे तो बी ए तो इसके हिसाब से होगा ना, 2 1 -1 0, इसका गुणा इसके हिसाब से 1 1 1 2 3 1। कहाँ से सेम दिखेगा? 2 1 का गुणा 1 3 के साथ करोगे, अलग अलग होता है। ए बी डॉट बी ए नॉट इक्वल टू होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, नहीं होगा तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, पांचवा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। जिस बच्चों का पांचवा ऑप्शन था उसको हमने रॉन्ग कर दिया। अब बोलो भाई। अब मैक्सिमम बच्चे का कहना है सर तीसरा ऑप्शन लगा दीजिए, करेक्ट है। चलिए तीसरे ऑप्शन को फेल करते हैं। कौन सा फेल? तीसरे ऑप्शन को फेल करते हैं। तीसरा बच्चों बोलता है ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ठीक है,
यहाँ से तो पहला समझ में आ गया कि पांचवा जो है इनकरेक्ट है, पांचवा जो है इनकरेक्ट है। अब मैक्सिमम बच्चों का कहना है सर तीसरा ऑप्शन लगा दीजिए, तीसरा आज सही हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरे को देखते हैं। तीसरे को बारी, तीसरी की बारी। तीसरा क्या कहता है बच्चों, ए बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। किसी का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए बी डॉट ए बी। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं बच्चे। ए बी गुणा ए बी को आप किस हिसाब से आप बोल सकते हो कि वो जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा, बताओ। कैसे बोल सकते हो कि वो ए स्क्वायर, ये तो ए बी है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? चांस ही नहीं है कि इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल दो। नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, अगर इसको ऐसा बनाना होता तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो मैट्रिक्स के आगे पीछे नहीं कर सकते ना, गुणा है ना उसको, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन। आइए, धीरे धीरे आपके ऑप्शन बदलते जा रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता, अभी तो बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी के बराबर नहीं होता है। ए माइनस बी स्क्वायर भी वैसे ही नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन को मैंने गलत कर दिया। बच गया कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। वो ए बी यही तो है, ए बी को ए बी लिख सकते हैं। तो ए डॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो जनरली कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए फिर बी डॉट बी, और अगले स्टेप में ए डॉट ए बी डॉट बी, ये वैलिड हो जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो समझ में आया गेट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, हैं? हलवा नहीं है कि आप मन चाहा जो भी टिक कर दोगे और करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने आपको सिखा दिया, कभी भी मैट्रिक्स में खास तौर पे ए प्लस टू ए बी ये दोनों इक्वल नहीं होते, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करता कि ए बी इक्वल बी ए है, तो शायद ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो ये ऑप्शन हो जाता, फिर ये भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि ए बी और बी ए सेम है, तो फिर ये भी ऑप्शन सही हो जाते। समझ गए? तो ये चीजें ध्यान देना है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि एक और प्रॉपर्टी, तो ये छठवीं प्रॉपर्टी को याद रख लेना। ए बी की पावर अगर आपको दो निकालनी हो तो ये जो है पीछे से खुलता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, पीछे से बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है, लेकिन सामने से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ठीक, सब बन जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारे सवाल आपको क्लियर लगेंगे, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो कि ये बेसिक क्लासेस चल रही है, अभी अभी हाई लेवल पे अपन गए ही नहीं, अभी छोटी छोटी क्लास पकड़ के कर रहे हैं। उन टॉपिक्स को लेते हुए मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ, स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन, ताकि आपको जो है लगे कि हाँ, ये चीजें तो पढ़ा गया था लेकिन आज तक हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा भी कुछ होता है। समझ गए ना? जब ए बी और बी ए इक्वल हो जाते तो बच्चों ये जुड़ जाता, टू ए बी हो जाता, तब ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता। तो क्वेश्चन में तो ऐसा दिया ही नहीं था। क्लियर है? सभी बच्चों को ये सवाल क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया? पहला ऑप्शन तो कुछ करना ही नहीं है, पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्या लिख क्लियर नहीं है भाई, बच्चों बताओ।
यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये जानबूझ के आपको एन क्रॉस एन क्यों दिया, पूछो इसका यूज कहाँ है सर, आप बोल रहे हो इसका यूज ही नहीं है फिर भी दे दिया हुआ है, क्यों है इसका यूज? कैसे होगा, ए बी और बी ए जरूरी थोड़ी है होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये क्यों दिया हुआ है, एन क्रॉस एन क्यों दिया, एन क्रॉस एस इसलिए दिया हुआ है बच्चों कि हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी करना है, तो जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो गुणा हो जाता है, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा कि ए क्या मैट्रिक्स है बी क्या मैट्रिक्स है, ठीक है। इसीलिए इसने एन क्रॉस एन नाम दे दिया कि चलो ठीक है ए बी और बी ए गुणा कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों वैलिड होता है। अब पहला ऑप्शन बोलता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या ए डॉट ए बी गुणा बी के बराबर होगा, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या इसके बराबर होगा, तीसरा ये क्या इसके बराबर होगा, क्या ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो जब आप ये वाला ऑप्शन पे बात करते हो गुणा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को पहले पकड़ोगे, ए का गुणा सबके साथ बी का गुणा सबके साथ, ये किया फिर ये आया। अब अगर ए बी और बी ए जनरली बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल, ये तो है आपके आंखों के सामने, ए और बी मैंने दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दिया है, और ए बी निकाला तो अलग आएगा बी ए निकाला तो अलग आएगा, ए बी और बी ए जनरली बराबर नहीं होता है, नहीं होता है तो मतलब ये तो इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल होता तब तो ये मान लो ये 3 है तो ये भी 3 आता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन ये तो नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये बच जाएगा, ये कटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं तो ये कभी भी बचेगा ही नहीं, तो पांचवा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस ए बी और एक बी ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस डालते हो तो ये भी कभी भी माइनस टू ए बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे ये मैंने प्लस वाला बनाया, देखो ए स्क्वायर ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ए माइनस बी, तो ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए डॉट ए स्क्वायर फिर यहाँ से ए बी, तो माइनस ए बी ये हो जाएगा आपका माइनस बी ए, तो माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से जो है ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बचता है ए बी का होल स्क्वायर, ए बी के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ये देखो मैंने लिखा हुआ है ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर मीन्स दो बार ए बी, अब दो बार ए बी है तो आप इसको कैसे दिख रहा है, इसको ऐसे इस साइड कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता है ना, इस मैट्रिक्स को आपको इस साइड लाना है तो कैसे ला सकते थे, जब ये इधर आएगा तब ना ए बी बनेगा, तो ये कब बनेगा, अच्छा कई बच्चे का कहना है सर ये कब होगा इक्वल, मैं बता रहा हूँ बच्चों ध्यान से देखो, ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर कब होगा, पहले इसका मतलब समझो, ए बी गुणा ए बी कर सकते हो, यस या नो बोलो बच्चों, कर दिया। अब ए को अपने जगह रखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी ए लिख सकते हैं, यहाँ बी है अपने जगह। अब अगर ऐसा होता, आपको गिवन होता इफ ए बी इक्वल बी ए, तब मैं यहां पर पुट कर सकता ए बी ए के जगह मैं ए बी लिख सकता था, और यहाँ बी हो जाता, ये बन जाता ए स्क्वायर, ये बन जाता बी स्क्वायर, यानी कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर कब वैलिड है, इफ ए बी इक्वल बी ए, जब ये कम्यूटेटिव होगा तभी प्रोसेस वैलिड होगी। कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ए बी ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पहले तभी होगा जब ए बी और बी ए सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होता है, तो इस वजह से वो रॉन्ग हो गया, समझ में आया। ये नोट करके लिखा देता हूँ, ये नोट करके, ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि ये चीजें वैलिडिटी देता है तब जब ए बी इक्वल बी ए हो। चलिए, तो इन सभी ऑप्शन से हम ये चीजें क्लियर कर पाए कि हमारे एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को बराबर से समझना पड़ेगा कि किस ऑप्शन की ओर जाए हम, ठीक है। अगर आप गलती से हड़बड़ी में कर दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा।
चलिए एक और ऑप्शन क्वेश्चन दिया जाए जो कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। लो भैया आ गया ऑप्शन वाला न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। आप भी बोलोगे सर तो धड़ाधड़ क्वेश्चन देते रहते हैं। इफ ए इक्वल है माइनस का 4 3 0 4। ए कोई मैट्रिक्स है 4 0 4 0 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना सरल क्यों दे रहे हो, पहले क्वेश्चन तो लिखने दो। देन ए की पावर 50, ए की घात 50 किसके बराबर होगा, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सॉल्व करना है ए की घात 50, कैलकुलेट करनी है ए की घात 50। बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, बट अभी पहले एक मेथड तो सीखो, फिर आगे हम और भी मेथड सिखाएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन के। और ऐसे शॉर्टकट शॉर्टकट सिखाऊंगा जो कि आपको बोलोगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। अभी आपके लिए जो है कोई शॉर्टकट नहीं है, फिलहाल आपको कैलकुलेट करनी है ए की पावर 50। चलिए बनाइए और मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आई एम वेटिंग योर आंसर। मैट्रिक्स के फॉर्म में बताना है बाबू, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ए की पावर 50 जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में बताना है कि क्या आएगा अंदर में। आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं, यस या नो बताओ। ट्राई कर रहे हो कि नहीं बच्चों, बताओ। कि सब सो रहे हो। समझ नहीं आ रहा है, काहे नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी से क्या करोगे बच्चों। प्रॉपर्टी कोई काम के लायक नहीं है इसमें, इस सवाल में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए बनाते हैं सवाल को। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका होता है। आज मैं एक तरीका बताऊंगा, एक तरीका कभी और बताया जाएगा, ठीक है। तो ए आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 0 3 -4 है, ठीक है। दूसरा ए की घात 2 निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट ए करके कितना आएगा, 4 0 3 -4। इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 0 3 -4। पहला मेथड तो यही है कि 2 3 स्टेप निकाल के देखिए क्या मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 16। जीरो का गुणा जीरो से करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4 × 4 0 × 3 सिर्फ 16 आएगा। 4 × 0 0 0 × 4 0, यहाँ जीरो आने वाला है। 3 × 4 12, फिर -4 × 3 -12, फिर 3 × 0 0, 4 × 4
प्लस 16। ओवरऑल देखोगे तो क्या मिला बच्चों, 16, 0, 0, 16 मिल रहा है। इसको कहीं ना कहीं इसको आप 4 की घात 2, 0, 0, 4 की घात 2 बोल सकते हो। ये कौन है, ए स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली ए की घात 3 निकाल लो। ए की घात 3 निकालते कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए के साथ, यानी कि 4 का स्क्वायर 0, 0, 4 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 0, 4, 0, 3 माइनस 4 के साथ जब आप करोगे तो शायद आपको 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 की घात 3 मिलेगा। 4 इंटू 0 इंटू करूंगा 0 हो जाएगा, 4 इंटू इसका करूंगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 यहाँ 0 ही मिलने वाला है। 0 इंटू 4 करूंगा 0, ठीक है, 0 इंटू 4 किया 0, 4 इंटू इसका किया तो कितना मिलेगा, ए क्यूब निकालेंगे तो 4, 3 माइनस 4 के साथ है ना, तो इस रो का मल्टीप्लाई इससे किया जाता है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 0 इंटू 4, 0, अच्छा ठीक है, 0 इंटू 4 करेंगे 0, 4 स्क्वायर 2, 16 48 मिलेगा यहाँ पर। 0 इंटू 0, 0, 4 का स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो माइनस 4 की घात 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, 48 आया कि नहीं आया, ठीक, तो 4 बार करोगे तो ए की पावर 4 करोगे, तो ए की पावर 4 करोगे तो ए का क्यूब इंटू ए करेंगे, तो ए का क्यूब कितना आया था, 4 की घात में 3, यहाँ 48, 0, 4 की घात में 3 आया था, इंटू ए के साथ जब करेंगे, ए के साथ मतलब ए क्या था आपका 403 माइनस 4 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 बनेगा, इसका गुणा इससे किया 0 हो गया, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया 0, यहाँ 0 ही आने वाला है। 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 करूंगा तो 48 इंटू 4 प्लस इस लाइन का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, ठीक है, तो 48 इंटू 4 ये किया और प्लस और एक चीज और शायद मिस्टेक हो गया यहाँ पर, -4 का क्यूब है, -4 का क्यूब है, तो 4 चौक 16, चौक 64, तो ये भी तो वही आएगा 4 इंटू, है ना, -4 की घात 3 इंटू 4 ये आएगा, यहाँ 0 है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 की घात 3, क्या समझ में आया, देखो ये कैंसल हो गया, 4 की घात 3 को 4 करोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3, 4 की घात 4 इंटू 3, तो ये भी तो वही है, 2 बार 4 करोगे तो 4 चौक 16, 48 गुणा 4 वही तो है, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, 4 की घात 4, 0, 0, 4 की घात 4, 3 और एक 4 मिल जाएगा, ये 4। बात समझ में आई कि नहीं, तो कहानी समझ में आया, 4 करने पे 4 4 आ रहा है, 2 करने पर बच्चों कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है 4 4, ठीक है, ये देखो 4 4 2 बार, इवन टाइम पे आ रहा है, ऑड टाइम पे आया कोई नंबर आएगा, तो इवन और ऑड का खेल हो गया, इवन और ऑड का खेल हो गया, तो इससे क्या समझ में आता है कि एक की घात में 50 कैलकुलेट करनी हो तो एक की घात में कितना आने वाला है, यहाँ पर 4 की घात 50, 0, 0, 4 की घात 50 आएगा, क्योंकि इवन है, इवन में सम में इधर 0 चल रहा है, ऑड रहता तो यहाँ कुछ और नंबर आता, इवन होने की वजह से यहाँ पर 4 की घात 50 इंटू 4 की घात 50 मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी लोगों को, बताओ, तो इवन 2 3 स्टेप कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, जब 2 बाई 2 का हो तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर 3 बाई 3 का होता ना तो ये मेथड फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि 3 बाई 3 के लिए ऐसे कैलकुलेट करना इजी नहीं है,
तो इसके लिए फिर एक दूसरा मेथड है, उसको आगे हम बताएंगे कभी। हाँ, शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन के लिए अभी आगे हम लोग पढ़े नहीं है ना। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और भी बहुत सारी चीज ऐसे हैं जिनसे ये छूटी हुई है। ये जब हम नहीं जानते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर या डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर नहीं वर्क किया है, तो हम जो है इस मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, बट अभी उसको जो है डिस्कस नहीं किया गया है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? ओके, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो है कैसे वर्क करना है ना। अभी मैं कुछ स्पेशल चीजें बता देता हूँ जो आप लोग को दिक्कत है डायगोनल के लिए, उस डायगोनल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखोगे, नोट, ये नोट करके है, अभी इसका कोई टॉपिक से लेना देना नहीं है। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स में यहाँ पर A11 है, A12 है, फिर यहाँ पर A13 होता है, डैश 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 A1n होता है। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम कर रहा हूँ, A21, A22, A23, डैश 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 A2n। इधर भी डैश 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 बढ़ रहा है, इधर बनेगा AN1, AN2, AN3, डैश 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 ANn। ये जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग जानते हो? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, इस लाइन को क्या बोला जाता है? ये जो लाइन है आपकी, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जस्ट इसके एक ऊपर वाला, सेकंड, अगर हम बात करें कि इसके ऊपर वाली लाइन को क्या बोला जाता है, तो जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं सुपर डायगोनल, सुपर डायगोनल। ठीक, और जस्ट इसके नीचे वाले को क्या बोला जाता है? सब डायगोनल। ये जो नीचे वाली लाइन, तीन लाइन होती है सभी मैट्रिक्स में, अगर आप बनाओगे, इन तीन चीज को ही बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सब डायगोनल। ये याद रखना है आप लोग। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल बीच वाला हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, ये सुपर डायगोनल, और नीचे वाले को सब डायगोनल बोला जाता है। ठीक, अगर आपका कोई मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तो पहला, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल, इन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं? तो टोटल n होते हैं। इनको काउंट करोगे तो इसकी संख्या कितनी होगी? 1 2 3 डैश डैश n एलिमेंट होंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कभी भी एलिमेंट की संख्या n होती है, और इसकी खास बात क्या होती है? एंड इसमें जो है ए आई होता है। ठीक है, इसकी में जो है ए आई जे में कैसे होते हैं? ए आई जे के एलिमेंट कैसे होते हैं? ए आई जे बोलो, या फिर ए, अगर ए आई जे बोलते हो तो ब्रैकेट में बताना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आई इक्वल जे होता है ऐसा, या फिर इनको शॉर्टकट में ए आई आई बोल दो। ये तरीका है प्रिंसिपल डायगोनल को लिखने के तरीके। ठीक है, क्लियर है कि इसमें जो है आई और जे, कॉलम, रो और कॉलम की संख्या समान होती है। ये मैंने अभी बताया, प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात किया। अब बात करते हैं सेकंड थिंग, जो है सुपर डायगोनल। टोटल नंबर ऑफ सुपर डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? टोटल
एलिमेंट्स इन सुपर डायगोनल। सुपर डायगोनल एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है एक कम होता है ना। देख लो यहाँ से 1 2 3 डैश जाएगा, यहाँ पर का एलिमेंट कौन होता है बताओ? इधर के एलिमेंट कौन होंगे? ए n-1, एक कम n-1 और n कॉलम, ठीक है, ये होगा। तो एक एलिमेंट इसमें कम होता है, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से होता है? देखो 2 से, 2 3 4 5 6 n, एक एलिमेंट कम होता है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? हमेशा n-1 होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें सब डायगोनल की, अच्छा इसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पर बोलो? इसमें ए एंड ए आई जे कैसे होते हैं? ए आई जे में यहाँ पर जो है आई की संख्या क्या होती है? लेस देन होती है जे से। आई जो होता है, देख लो सभी में, यहाँ पर ये आई है, ये जे है, आई जो है जे से कम होता है, यहाँ पे आई जो है जे से कम होता है। और दूसरी चीज कि ऐसे बोल दो, या फिर इसमें ए आई जे होता है, ठीक है, और इसमें बोल दो जे की वैल्यू क्या होती है? सच दैट जे की वैल्यू जो है i+1 होता है। जे की वैल्यू क्या होती है? i+1, ऐसा बोल दो। दोनों का मीनिंग सेम होता है। ए आई जे का मान जे आई लेस देन जे, और ए आई जे बोल दो, यहाँ पर जे की वैल्यू बोल दो आई से जस्ट एक ज्यादा, एक एलिमेंट ज्यादा होता है। देखो इसका मेंशन 2 3, 2 3 मीन्स यहाँ पर 3 क्या है? इससे एक जस्ट ज्यादा है, इसमें भी एक जस्ट ज्यादा है, एक एलिमेंट ज्यादा होता है। ये है टोटल एलिमेंट और उसके एलिमेंट का नोटेशन, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा, जो है टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स किसमें? इन सब डायगोनल। सब डायगोनल में कितने? तो इसमें भी n-1 ही होती है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है? इसमें भी n-1 तो होती है, लेकिन ए आई जे को कैसा नोट डाउन किया जाता है? ए आई जे होती है सच दैट इसमें आई का मान बड़ा होता है जे से। नीचे वाले जो होते हैं देख सकते हो, इसमें आई वाला जो है जे से जस्ट ज्यादा, और कितना ज्यादा है? तो एक ज्यादा है, ठीक है। एंड आई की वैल्यू कितनी होती है? तो j+1 है, एक ज्यादा है। इसमें देखो जे वाला आई से एक ज्यादा था, इसमें आई वाला जे से एक जस्ट ज्यादा है, मोर देन है, ग्रेटर देन 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ए आई जे ये चीजें नोट डाउन किया जाता है। ये तो रही बात इस चीज की खास बात। सिमिलरली एक और होता है अपोजिट के लिए, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें जो ये वाली लाइन होती है, ठीक है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? नॉन, ये वाली जो लाइन है ना, ये कोई मैट्रिक्स है, तो ये जो कॉर्नर वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोला जाता है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। डायगोनल तो है लेकिन क्या नहीं है? प्रिंसिपल नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? नॉन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। ये चीजें ध्यान देना है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। लाइन बोलोगे तो लाइन बोल दो, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। अच्छा, इसमें क्या होता है अगर हम देखें इस लाइन में, इसकी संख्या के बारे में क्या कुछ बता सकते हो आप? a11 a22 a33 जो रहते हैं, इसमें देखोगे तो क्या होता है? देखो एक एग्जांपल से समझो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इतने से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि सर इस कॉलम को जोड़ दो आप, ठीक है जोड़ दिया, जोड़ के देखो कितना हो रहा है? 3 और 1 4, 2 2 4, 3 और 1 4। इसका मतलब क्या समझे? यहाँ पर जो इस लाइन में यहाँ पर जो है आई प्लस जे करोगे, दोनों को जोड़ोगे, हमेशा ऑर्डर कितना था? 3/3, हमेशा 3+1, एक ज्यादा होता है, ऑर्डर से एक ज्यादा होता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आई प्लस जे की संख्या n+1, मतलब इसमें क्या होगा? इस लाइन में आई प्लस जे का सम हमेशा n+1 से ज्यादा होता है। n/n का अगर मैट्रिक्स होगा तो n+1 करोगे। कहानी सबको समझ में आ गई? जल्दी बताओ।
ठीक है, अभी जस्ट इसके ऊपर की बात करें, ठीक है, ये वाली लाइन की बात करें अगर हम, ये वाली लाइन, तो इस लाइन के बारे में क्या बोलोगे, क्या समझ में आ रहा है? वैसे एक नीचे वाली लाइन होगी, इसमें भी क्या बोल सकते हैं इसमें, ये वाले ऊपर वाली लाइन में देखोगे तो इन दोनों को जोड़ करो, 2+1 2+1 3 3, दोनों सेम तो हो रहे हैं, साथ में इनका सम देखोगे तो क्या दिख रहा है, 2+1 3 2+, यानी कि यहाँ पर i प्लस j का सम n के बराबर हो जाता है, दोनों का सम 3 है। इसमें देखो 3 2 5 3 2 5, यानी कि कितना होगा, i प्लस j का सम कितना हो जाता है, 3+2, ऐसे बढ़ते जाता है। तो n n+1, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो 3 3+1 3+2, यानी कि इसके ऊपर वाली लाइन पर क्या होगा, i प्लस j का सम n होगा, नीचे वाली लाइन पर i प्लस j का सम n+2 होगा, ऐसा। क्लियर है सभी बच्चों को? हम्म, तो ये चीजें यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि कैसे करना है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है ना, कि टोटल कितने एलिमेंट इधर हैं, इधर की संख्या कौन सी है, i प्लस जे इक्वल जे प्लस आई कौन सा होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ तो ये कौन सी जगह एग्जिस्ट करेगा, बता सकते हो? ए आई जे में इक्वल है ए, ए आई जे इक्वल ए आर एस है, और मैं बोल रहा हूँ कि आई प्लस जे का सम आर प्लस एस के बराबर होता है, बता सकते हैं कौन सा प्लेस पे होगा? ये कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं? दोनों का सम इक्वल होता है अगले वाले के, जैसे अगर मैं बोलूं इन दोनों का सम 2 1 3, इसका भी तो 2 1 3, यही लाइन तो है, 3 1 4 3 1 4 3 1 4, ये लाइन की बात कर रहा है वो, ये ए आई जे ए जे आई, ये लाइन है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स बना रहे हो, इस मैट्रिक्स की ये वाली लाइन की बात कर रहा है ये वाली लाइन पर क्या होता है बोलो, ये जितनी लाइन बनती है इस लाइन में, इनका कॉर्नर वॉल छोड़ दो, अकेला 2 एलिमेंट होंगे तो उनका जोड़ नीचे वाले का इसका जोड़ इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, उसको जो है, इस साइड वाले को एंटी डायगोनल भी बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको एंटी डायगोनल भी बोलते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है यहाँ पर? देख लो यहाँ पर इसका सम कितना, जैसे ये 2 एलिमेंट है, 2 3 4 1 3 4, ये इस लाइन पर जितने होते हैं एलिमेंट, इनका सम क्या हो जाता है, सेम होता है, तो उस लाइन की बात कर रहा है वो, एक्चुअल में इस लाइन की बात कर रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट क्लास देखेंगे अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा। तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास भी समझ में आई होगी, है ना? चलिए, इतना आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल क्लासेस बंद रहेगी, ठीक है। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, नहीं 3x3 हो या 4x4, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे सबके लिए वैलिड है, सिर्फ 3x3 के लिए नहीं है, ये 3x3 का नहीं है, ये n×n का मैट्रिक्स है, सबके लिए वैलिड होगा, कोई भी देख सकते हो आप, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। चलिए, उसको एक बार ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, एक बार आप लोग अच्छे से इसको थोड़ा ट्राई करना, 1 की घात 50 वाला, ठीक है, हो जाएगा।